किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। हमारे किसान भाई तो जो है व्यस्त चल रहे हैं, क्योंकि उनके व्यस्त होने का समय भी है, क्योंकि खेत जो है वो तैयार खड़े हैं और खेता में जो है धान की रोपाई का जमा सही समय आ रहा है। और कुछ भाइयों ने तो धान की रोपाई का काम शुरू भी कर दिया है। और अगर सरकारी आंकड़े हिसाब से देखा जाए तो 15 जून के बाद जो है धान की रोपाई का सही समय है। और कुछ भाई तो जो है तैयारी कर भी रहे हैं रोपाई खातर, लेकिन धान की रोपाई में जब कर रहे हैं, पौध लगाने लग रहे हैं, तो उस समय जो है कुछ एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी भी है। क्योंकि जब हम सही ढंग से अगर धान की रोपाई नहीं करेंगे, पौध सही तरिया नहीं लगाओगे, तो एक तो जो पैदावार है, बढ़वार है, और बाद में जो उत्पादन है, इन सब पर इसका असर देखा जावा है। और इसी विषय में हमारे सहयोगी, हमारे साथी धर्मवीर जी ने डॉक्टर SP गोयल जी से बातचीत करी है कि धान की रोपाई में किन किन बातों का हम ध्यान रखें। तो आओ सुने बातचीत। पौध लगाने में सावधानियां, इस विषय पे आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर SP गोयल से। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, HAU हिसार से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किसान भाई अब धान की पौध लगाने में व्यस्त कुछ भाई हो भी चुके हैं, और कुछ भाई अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे, धान की पौध लगाने के काम को, क्योंकि मुख्य रूप से खरीफ की जो धान है वो मुख्य फसल है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जो किसान भाई हैं और धान की पौध जब लगाएंगे या लगा रहे हैं, तो उनको ऐसे मौके पे किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? अब समय जो है धान में दोनों किस्मों को लगाने का आ गया है। करीब 15 जून के आसपास हम बताते हैं। 15 जून से किसान भाई रोपाई शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों को इस समय रोपाई करते हुए बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अब जब रोपाई करते हैं ना जी, और सावधानी नहीं रखेंगे तो कई चीजें ऐसी होती है, फिर किसान भाई दवाइयां डालने लग जाते हैं, बिना बात की दवाइयां। हाँ। गलती तो कोई और होती है, करते कुछ और है, फिर ये गलती और कर देते हैं गलती पे जी, और खर्चा भी बढ़ जाता है जी, और दवाई का फायदा भी नहीं है उसका। तो अब सबसे पहले तो ये है कि किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जो है ना, चाहे वो बोनी किस्में हैं और चाहे बासमती के आगे, जब 1 जुलाई से बासमती करेंगे तो खड़े पानी में जो ना पौध उखाड़े जी, हमेशा खड़े पानी में। क्यों? क्योंकि यदि आपका वहाँ सूखा होगा तो जड़ों को जो है चोट पहुंचती है, और जब जड़ों को चोट पहुंचती है उसमें बैक्टीरिया, फंगस जो ये होते हैं, जीवाणु, रोगाणु, ये सारे उसके अंदर घुस जाते हैं जी, और फिर बीमारी आ जाती है। तो सबसे पहली तो नसीहत यही है किसान भाइयों के लिए कि जब वो पौध उखाड़े तो वो सूखे में पौध ना उखाड़े, पहले उसको पानी दे लें, और पानी दे करके उसमें नमी बना लें, और नमी में ही पौध को पाड़ने का फायदा है। बिल्कुल, बल्कि पानी दे करके मतलब खड़े पानी में उखाड़े, उससे क्या है कि बड़े आराम से उखड़ जाएंगे, उसमें चोट नहीं पहुंचेगी जड़ों को। जी जी जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों को हमने आमतौर पर देखा है, खासकर बासमती में, और इसमें ना वो बीमारी आ जाती है, जो लंबे हो जाते हैं ना पौधे, बकाले कहते हैं जिसको। हाँ जी, हाँ जी, वो इसमें भी आ जाती है। ये जो है ना आपकी हाइब्रिड है, जो इसमें में आ जाती है वो। तो एक तो ये बहुत बड़ी सावधानी है जो किसान भाई को रखनी चाहिए। उसके बाद ये है कि ये ध्यान जरूर रखें, जब आपने पनीरी उखाड़ ली और पनीरी लगानी है, मान लिया आपने खेत में, पाड़े काटने के बाद ये है कि उसको उसकी गाद जो है ना वो बैठने दें 1-2 दिन। वो क्यों डॉक्टर साहब? वो ये है कि मान लिया उन्होंने जो है जैसे पाड़े काटे 7 साल लगा दी, कई बार जल्दी हो, अभी लेबर मिल गई, हमने मजदूर मिल गए और पटक दी, मजदूरों का है सारा खेल। और वो क्या करते हैं, एकदम लगा देते हैं, और वो जब गाद बाद में बैठती है तो क्या होता है कि हमारी जो
पनीरी है वो गहरी चली जाती है, 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, 4-5 सेंटीमीटर से जाती है, और फिर उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी तो मर जाती है, बहुत सारी बाद में फुटाव जो ना लेट होता है। अच्छा जी। हाँ, ये आमतौर पर ना बहुत सारे किसान गलती करते हैं, आड़े काटते ही वो देखते हैं फटाफट घुसा दो लेबर को जी, मजदूर को। जी नहीं, जी आड़े काटने में गाद बैठ के और पूरा खेत तैयार हो, जी गाद बैठ जाए। और इसका भी ये है कि आप जो ना जैसे वो गाद बैठ गई, पैर रख के देखेंगे ना पैर का निशान आ जाता है उसमें। जी। अभी गाद बैठ गई पूरी, मतलब गाद जब अच्छी तरीके से बैठ जाएगी तब तो किसान भाई अपना पैर रख के देख ले जमीन पे कि भी उसका पैर पूरा छपा दिख रहा है, तो इसका मतलब गाद पूरी तरीके से बैठ चुकी है। तब रोपाई करें, तब रोपाई करें। हाँ, और कभी गहरी ना लगाएं, 2-3 सेंटीमीटर लगाएं बस, ज्यादा गहरी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब पौध की जो गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक जी, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, और एक जगह जो ना क्या है, आमतौर पर आपने जो खास करके बोनी किस्मों में हमारी पैदावार कम आती है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पौधों की संख्या कम लगाते हैं, क्योंकि मजदूर से लगवाते हैं। हाँ, हमारे जो पौधे मैंने देखा है कि 25, 26, 30 तक मुश्किल से जाते हैं 1 वर्ग मीटर में जी, जबकि 35 से 40 पौधे 1 वर्ग मीटर में जरूर होने चाहिए। और 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे ज्यादा दूरी ना ले, 15 सेंटीमीटर की पौधे से पौधे। यानी आपने बताया कि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए जी जब पौध लगावें, और 1 वर्ग मीटर के अंदर कम से भी कम 35 से 40 पौधे जो हैं वो जरूर लगने चाहिए। बिल्कुल, तब जाकर के पूरी पैदावार आएगी। पैदावार बढ़ाने का सबसे हम पहला यही बताते हैं कि पौधे की संख्या तो पूरी होनी चाहिए कम से कम जी। बासमती में आमतौर पर आप देखोगे कोई किसान जो ना 35-40 पौधे करता है, क्योंकि मजदूर लगाते हैं, उनको ये होता है 1 किले का फटाफट करें, जल्दी करें। आप खड़े होकर लगवाएं जी, और 2-4 जगह से एक कोई जैसे होता है ना 1 वर्ग मीटर का बना के उसको देख लें 2-4 जगह से, कोई नुकसान नहीं। 1 वर्ग मीटर का वो बना ले सरिये का, 1 मीटर का ऐसे, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई, उसको आप जो ना कहीं कहीं खेत में डाल के देख लें जी, उससे पता चल जाएगा आपके। चलो 35 हो जाएं, 36 हो जाएं, वो भी चल जाएंगे, लेकिन 25 नहीं चलेंगे। यानी कि अगर जो ज्यादा सीधा लगावेंगे तो फिर उसमें पैदावार पूरी आने की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। सही बात, बिल्कुल। और ये तो बिना पैसे का काम है, बिना पैसे का काम है। अगर हम किसान भाई हैं जो वो मौके पे खड़े होकर के और अपने उसको पौध लगती हुई को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करने का आपने तरीका बता ही दिया कि 1 मीटर का एक कोई भी हम छठी ले लें या डंडा ले लें 1 मीटर का, और उसको 1 बाई 1 का करके और देख लें भी इसमें कितने पौधे आए, तो उससे अंदाजा किसान भाई को हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि बीच बीच में कहीं कहीं चेक कर लें। बिल्कुल, चेक करना बहुत जरूरी है, अंदाजा नहीं रखना। में ठीक ही होंगे ना, ऐसे नहीं 25-30 पौधे से काम नहीं चलेगा। जी जी। दूसरा एक किसान भाई ये भी गलती करते हैं कि जो ना कई बार लेबर नहीं मिली हमें, तो वो पौध 40-40 दिन के, 35-35, 40-40 दिन के लगाते हैं, वो भी गलत है जी। 25 से 30 दिन की पौध होनी चाहिए, सही 25 से और 30 दिन की ही पौध होनी चाहिए, तब उसका पूरा फायदा मिलेगा। हाँ, उम्र जो ना जी जी जी, उसकी उम्र 25 से 30 दिन होनी चाहिए, उसका फुटाव बढ़िया होता है, वो सही है, ठीक है ना जी डॉक्टर साहब। तो ये तो होगी अपनी जो है ना बोनी किस्में, जैसे मान लिया किसान लगाते हैं भी, कहते हैं PR 127 है, 47 है, 114 है, जो ये हाइब्रिड है जी, जो किसान लगाते हैं इस समय जी लगाएंगे जी जी, ठीक है ना। फिर 1 जुलाई से किसान जो ना बासमती को लगाते हैं जी, बासमती करते हैं, क्योंकि 15-20 दिन के बाद बासमती की भी आ जाएगी। बासमती में एक चीज का ध्यान रखें जी कि हमारी जो रोपाई है ना वो 1 से 15 जुलाई जरूर होनी चाहिए हर हाल में। यानी कि बासमती धान की रोपाई का जो काम है वो 1 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच तक हो जाना चाहिए, उसका कारण बताता हूँ मैं जी। एक हमारे जो ना बीमारी आती है गर्दन तोड़, कहते हैं ब्लास्ट कहते हैं अंग्रेजी में, तो हम उसको जी जी बदरा रोग जी, गर्दन तोड़। हाँ, जैसे वो जो ना टाइम पे हम करेंगे उसमें नहीं आती जी, यदि हम समय पे रोपाई कर देना जी जी, उसमें नहीं आती। जितनी रोपाई लेट करते जाएंगे गर्दन तोड़ ज्यादा आएगी जी, ठीक है ना जी। तो बीमारी से बचने के लिए तो रोपाई ही समय पे कर लें, मतलब समय की रोपाई जो है वो बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा आप किसान भाइयों को और क्या नसीहत देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, 1-2 चीज मैं और बताना चाहूंगा कि किसान भाई ना जैसे कार्टा कुकुटो की दुनिया भर के डंगे डाल रहे हैं, मैं तो इनको डंगा ही कहता हूँ, दवाइयाँ कहते हैं जिनको किसान भाई। 1 महीना तक ये दानेदार दवाई इतनी डाल देंगे किसान भाई, हर किसान जो ना खर्चा कर जाता है 300-400 रुपए का बिना बात जी। और मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ 1 महीने तक तो कोई कीड़े बीमारी आती ही नहीं है, आएंगे बाद में वो,
जी जी। आप दवाई पहले डालोगे, वो जब आएंगे जब तक आप थक लोगे। तो आपका कहना ये है कि किसान भाई 1 महीने तक थोड़ा परहेज करें कि दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, क्योंकि ऐसा और होता है। दवाइयों का जब प्रयोग करना ही है तो संतुलित प्रयोग करें, जब जरूरत हो तब प्रयोग करें। हाँ, जरूरत के हिसाब से करें। दवाई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई खाद है कोई। और एक हमेशा दो ना, जैसे यूरिया है, आप यूरिया ज्यादा डालोगे बढ़ाने के लिए तो बीमारियां आ जाएंगी। कई बार जी। ना मेरी हरी दिखे, हरी हाँ। ना दिखे, हरी हाँ। कोई बात नहीं। हाँ तो मेरा तो यही है, एक तो मैंने जब ना ये देखा है कुरुक्षेत्र, करनाल, इन जिलों में दानेदार दवाइयों का इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं दुकानदारों के कहने पे, किसान भाई पूछो मत। उससे परहेज करना चाहिए। देखो उनका 400-500 रुपए भी बचेंगे, और आपकी जीरी में जो जब कीड़ा है ही नहीं तो पहले हाँ। डाल रहे हो तो मित्र कीड़े भी मर जाएंगे, उससे क्या फायदा। जी डॉक्टर साहब। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अंधाधुंध दवाई ना डालें। जब भी आपको कोई समस्या है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र है हर जी। जिले में, जी ठीक है ना, कुरुक्षेत्र में सेक्टर 13 में, उनसे जी। पूछे बगैर दवाई ना डालें। जब आपको वो कोई फीस थोड़ा लेते हैं किसान जी से, जी जब मर्जी आओ, किसान जो है जब मर्जी पूछो। जी कोल में हमारा सेंटर है जी। धान का, हाँ कोल में भी है, वहां से भी आप पता कर सकते हैं। आसपास के किसान कोल में वैज्ञानिक हैं धान के, जी कि डॉक्टर साहब ये मेरे समस्या दिखा के, क्योंकि ऐसा होता है ना, बिना डॉक्टर के देखे यदि उसको मरीज को देखेगा नहीं डॉक्टर, कैसे दवाई देगा। आप सैंपल लेके आए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जी धान के जो बीमार सैंपल है ना धान के पौधों का, वो दिखाएं किसान वैज्ञानिकों को। आपका अधिकारी है, एडीओ है आपका नजदीक कहीं, उसको दिखा लें, वो हमेशा आपको सही गाइड करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि किसान भाइयों को एक नसीहत के तौर पे कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक बैठे हैं, जिला स्तर पे किसी भी जिले के हों, हर जिला के स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क करके, और किसान भाई अगर कोई दिक्कत आवे भी तो अपने उसका पौध का नमूना दिखा लें, और फिर उसको जो भी दवाई वो बताएं तो वही दवाई इस्तेमाल में लेके आवे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे से बातचीत करी और बेशकीमती आपने जानकारी हमारे साथ साझा की है। किसान भाई इस जानकारी को सुनकर के फायदा उठाएंगे ऐसी हमने उम्मीद है। आपने हमारे से बातचीत की, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। भाइयों, या तो सुनी हमने जानकारी धान की रुपाई में सावधानी पे, और जो मोटी मोटी बात थी वो यही थी कि एक तो जो रुपाई करनी है वो सही समय पे करनी है। अगर सही समय पे हम रुपाई करेंगे तो कई सारी बीमारी तो वैसे ही नहीं लगती है अगर हमने सही समय पर रुपाई करी है। दूसरा, जो रुपाई करने के बाद जो किसान भाई अंधाधुंध या ज़रूरत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं या दवाई डाल रहे हैं तो उससे बचें, उसका परहेज रखें, और अपने आसपास जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि केंद्र है वहाँ पर जो पता करें कि भाई किस समय पर कौन सी दवाई डालनी चाहिए और कितनी मात्रा उसकी डालनी है, तो हम जो है धान की बढ़िया फसल ले सके हैं और अच्छी पैदावार ले सके हैं। और इसी विषय पर बातचीत करी थी धर्मवीर जी ने, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर SP गोयल। और भाइयों, जो धान की फसल की तो बात चली रही थी कि क्योंकि धान की फसल में पानी की ज़रूरत बहुत है, और साथ में कि पानी की ज़रूरत है तो मौसम जो है उसका मिजाज किस तरह चल रहा है, तो मौसम की भी बात कर लें तो मौसम आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों, कल जो है कहीं कहीं बादल भी छाए रहने की संभावना है। और आने वाले कल का जो कृषि कार्यक्रम रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे गाय भैंसों में प्रसूति बुखार, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके बचाव के उपाय पर, और साथ में नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई और उसकी देखभाल पर। और इब करवाऊँ भैया का मनोरंजन, सुनाओ यू लोकगीत। मेरे पाछे पाछे आवण का भला, कौन सा मत बल तेरा से।
तू दिखे तो चमक चांदनी नाते घोर अंधेरा से मन के पूछे भाभी तने सब बातां का वेरा से मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन समत बल तेरा से मन के पूछे भाभी तने सब बातां का वेरा से भाभी तने सब बातां का वेरा से होया फिरे बेईमान जड़े तू इश्क जाल ने घेरा से भाई काम करन ने मेरी उम्र से खेलन खावन की रहा भाई काम करन ने मेरी उम्र से खेलन खावन की तेरे बरगी हूना ने छेड़न की हसबत आवन की छेड़न की हसबत आवन की तेरे होते फिर कुंवारा भला के मेरा से होया फिरे बेईमान जड़े तू इश्क जाल ने घेरा से मन के पूछे भाभी तने सब बातां का वेरा से जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाई आ जागी तेरा पीछा जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाई आ जागी बेकार बुराई आ जागी तेरे हाथा मेरा घर बस जा तेरे हाथा मेरा घर बस जा बस इतना शान बतेरा से अरे होया फिरे बेईमान जड़े तू इश्क जाल ने घेरा से मन के पूछे भाभी तने सब बातां का वेरा से
पूछे भाभी तने सब बातां का बेरा से मेरे पाछे पाछे आवण का भला कौन समत बल तेरा से मन के पूछे भाभी तने सब बातां का बेरा से अरे होया फिरे बेईमान जड़े तू इश्क जाल ने घेरा से। यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत और फिल्म थी पियर सासरा। और भाइयों इब करा चर्चा बागों में फल गिरने की समस्या और उसके समाधान पे। भाइयों यूँ तो जो फल वृक्ष हैं उनमें तो फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक सामान्य क्रिया है, लेकिन कदे कदे जो है फल पकड़ते पहला ही और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फल गिरे तो इससे पैदावार घट जाए। और यह समस्या जो है आम और नींबू जाति के फलों में ज़्यादा देखी जावे है। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण है ठीक ढंग से और सही समय पर सिंचाई ना करना। ठीक ढंग से सिंचाई ना करने से भी जो है फल जड़ने शुरू हो जाए हैं, पानी की कमी तय जो है पौधे का तापमान बढ़ जाए है और फल गिरने की प्रक्रिया तेज हो जाए। और यदि भाइयों वातावरण में नमी ज़्यादा हो रही हो तो भी फल गिर जाए, क्योंकि वाष्पीकरण का जो काम है वो कम हो जाए और उसकी वजह से जो जड़ हैं उसमें जो हार्मोन है वो पानी के साथ फूला तक पहुंच जाए और जिसकी वजह से हार्मोन की कमी हो जाए। और पानी की कमी न जो है बार बार सिंचाई करके हम दूर कर सके हैं, और अगर हम जितनी ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो पानी की कमी दूर होगी और फल का गिरना कम हो जाएगा। इसके अलावा भाइयों फूल आने के जो पहला और फल बनने के बाद भी सिंचाई जरूर करें। फूल खिलने के समय सिंचाई ना करें और पेड़ों में खासकर मई जून के महीने में और सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा सूखा नहीं लगावें। ज़्यादा पानी देर या ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाग में पानी खड़ा ना होने देवें, नहीं तो फिर जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से भी कई बार जो है फल वृक्षा में जड़ में नुकसान पहुँचे है और फल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाए। और इस अवस्था में भाइयों पानी के निकासी का अच्छा प्रबंध जरूर करें, यानी कि पानी खड़ा रहे तो भी समस्या है और पानी ना देवा तो भी समस्या है। तो दोनों समस्याओं का जो है समाधान करके चलना, बीच का रास्ता हमने लेकर चलना है। दूसरा कारण है फल वृक्षा में फल गिरने का, वो है तापमान में बदलाव, यानी कि एकदम ज़्यादा बदलाव अगर तापमान में आ जाए तो भी फल वृक्षा के जो फल हैं वो गिरे हैं। जिस तरह कुछ पौधों में ज़्यादातर गर्मी में ज़्यादा गर्मी या फिर ज़्यादा सर्दी पड़न तभी फल जड़ जाए हैं, और इसलिए वायु पौधों में सिंचाई करना जरूरी है, क्योंकि सिंचाई करने तक तापमान नियंत्रित रहा है और दिन और रात के तापमान में भी जो ज़्यादा अंतर हो जाए तो भी फल ज़्यादा गिरे हैं। लू या फिर जो ठंडी हवा है उससे बचाने खातर बाग के चारों तरफ वायुरोधक पौधे जरूर लगावें, और इस खातर जामुन है, आम है, सफ़ेदा है, करौंदा है, शहतूत है, इस तरह के जो पेड़ है वो अच्छे माने जावे हैं, जो अच्छे वायुरोधक हैं, और ये पेड़ खासकर जो है पश्चिम दिशा में लगावा है। एक कारण और है जो फल वृक्षा में फल गिरने का है, वो है पौधे का संतुलित पोषण ना होना, क्योंकि खाद और जो दूसरे पोषक तत्व हैं, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, उनकी अधिकता हो जाए या फिर उनकी कमी हो जाए तो उस तभी फल गिरा है। आवश्यकता ज़्यादा अगर हम खाद डालना है तो भी पौधे का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाए, क्योंकि इसमें भाइयों खाद्य पदार्थ का जो अनुपात है वो असंतुलित हो जाए, और इसी असंतुलन के कारण जो है फल गिरा है। अगर हम उदाहरण लेवें तो अंगूर की जो थॉमसन सीडलेस किस्म है उसमें अगर नाइट्रोजन वाली खाद की अधिकता ज़्यादा कर दें तो फल गिरने की समस्या बढ़ जाए, और इन तत्वों की कमी तभी फल गिर जाए, क्योंकि इन तत्वों की कमी में जो है पौधे की अच्छी तरह जो वनस्पतिक बढ़वार है वह रुक जाए, और बढ़वार रुकने तो जो फलों तक जो आवश्यक पोषक तत्व पहुँचने चाहिए थे वो पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते, और इससे जो है उनकी बढ़वार रुक जाए। इसलिए भाइयों संतुलित खाद और पोषक तत्व जो है पौधे तक ठीक ढंग से पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आम और नींबू जाति के जो फल हैं उनमें नाइट्रोजन खाद की कमी तो ज़्यादातर फल गिरा है, इसलिए भाइयों फल बनाने खातर या फल बनने से पहला और फल बढ़ने के बाद यूरिया के 2% के छिड़काव होता है, हम जो फल गिरने की समस्या है उसने रोक सके। इसके अलावा एक कारण और है, वो है नर और मादा फूलों का विरोधाभास। कुछ फलदार पौधे हम जिस तरह की अलूचा है, आंवला है, इनमें जो है फूल आवे हैं, लेकिन नर और मादा में विरोधाभास होने के कारण जो फल है वो नहीं बनता, यानी कि फूल तो आ जाए लेकिन फल में नहीं बदल पाता वो विरोधाभास के कारण। और इस तरह की अवस्था में भाइयों एक ही किस्म ना लगावें। जिस तरह की अलूचा की आलू बुखारा है तो उसकी दूसरी किस्म साथ में जो है तितरान है वो लगा दें तो उससे पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी तरह आंवला में जो बनारसी आंवला है उसके साथ चकिया है या कृष्णा है,
कंचन है, ये जो दूसरी किस्म है वो जरूर लगावें ताकि बढ़वार ज़्यादा ली जा सके। और एक कारण और है फल गिरने का, वो है वृद्धि नियामक यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है उनकी कमी हो जाना। कुछ जो वृद्धि हार्मोन है उनकी कमी के कारण भी जो है फूल और फल गिरा है। और ख़ासकर कि जो नींबू जाति के फल हैं उनमें तड़वाई है पहला जो फूल हैं उनके गिरने को रोकने खातर भाइयों पेड़ पे 10 ppm 2,4-D 0.5% जिंक सल्फेट और 20 ppm ओरियोफिंजिन का पहला छिड़काव जून और जुलाई में और दूसरा वायु छिड़काव सितंबर के दूसरे हफ्ते में जरूर करें। और इसके लिए वायु 6 ग्राम 2,4-D 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट 12 किलोग्राम ओरियोफिंजिन और 1.5 किलोग्राम चूना 550 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और आम के फलों के गिरने से बचाने खातर भाई उसमें यूरिया के 2% घोल में पेड़ पर अप्रैल मई के महीने में भी छिड़काव करें। और आम की जो लंगड़ा और दशहरी किस्म है ये किस्म में जो है यह समस्या जो फल तुड़ाई की समस्या है, फल तुड़ाई तक पहला ज़्यादा देखी जाओ है, इसलिए भाई उसमें 20 ppm 2,4-D यानी कि 2 ग्राम 2,4-D 100 लीटर पानी में घोल कर इसका छिड़काव अप्रैल के अंतिम हफ्ते में या फिर मई के पहले हफ्ते में अगर कर दें तो फल का जो गिराव है वो रुक जाएगा। और बेर के पौधे में भाइयों जुलाई और नवंबर के महीने में लगभग 1.5% यूरिया का 0.5% जस्ते का छिड़काव करने तभी जो है बेर के जो फल है उन गिरना तक रोका जा सके है। बल्कि जो फल फूल भी हैं वो भी अगर जो फूल है वो भी गिरना कम हो जाएंगे और जो आंतरिक गुण है उनमें भी उसमें साथ में साथ सुधार आवा है। और जामुन के जो फूल हैं उन फूलों में भी जो है आने के समय पर 3 से 4 हफ्ते में कई बार देखा जाओ बहुत ज़्यादा फूल जड़ जाए, तो उसके बचाव खातर भी जो है पहला छिड़काव पूरे फूल आने के तौर पर और दूसरा जो है GA 40 ppm का 15 दिन के बाद छिड़काव करें। और बेल के फड़ा का फटने तक गिरने खातर या उसका गिरने तो बचाव करने खातर जो है जुलाई अगस्त और सितंबर के आखिरी हफ्ते में 0.1% बोरेक्स का छिड़काव करें, इस तरह उसकी उपज में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह भाइयों इन बातों का ध्यान रखकर जो है हम फड़ा का गिरना जो है बागा में वो कम कर सकें। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।